नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। बिहार में चुनावी गहमागहमी बढ़ गई है। प्रधानमंत्री अभी लौटे हैं बिहार से, फिर राहुल गांधी आ रहे हैं। अभी मेरे साथ हैं बीजेपी के ईबीसी समाज के सबसे बड़े चेहरा माने जाने वाले रामेश्वर चौरसिया जी। रामेश्वर जी, कैसा रहा प्रोग्राम? ये बड़ा चुनावी रंग दिख रहा है बिहार में। देखिए, एक चीज़ तो तय है कि जो हम लोग की प्लानिंग थी, माननीय प्रधानमंत्री जी दूसरी बार केंद्र में तीसरी बार सरकार बनने के बाद भागलपुर आए। भागलपुर का रिकॉर्ड मधुबनी ने तोड़ा। अब मधुबनी का रिकॉर्ड यहाँ शाहाबाद में विक्रमगंज की रैली ने तोड़ा। तो आप तो शाहाबाद में आपका खूंटा ही उखड़ गया है। एक भी विधायक नहीं, एक भी सांसद नहीं, इसलिए वहाँ गए क्या पीएम? देखिए क्या है, पीएम नहीं वहाँ गए, ये बात आपकी सही है कि न सिर्फ विधानसभा में शाहाबाद मगध से हम लोग का रिप्रेजेंटेशन कम हुआ। पटना ग्रामीण से शाहाबाद मगध ले लीजिए तो 2010 में जो हम लोग का गठबंधन चल रहा था, जिस ढंग से वैसे लड़े तो हम लोग मैक्सिमम सीटें जीते थे। करीब 60 में 50-52 जीते थे। इस बार जस्ट उल्टा हो गया, क्योंकि जब हमारा गठबंधन तो पिछले 25 सालों से है, 25-30 सालों से, तो उसमें एक परंपरागत सीटों का बंटवारा हुआ था, जिस पर भाजपा है तो भाजपा के समर्थन काम करते थे, भाजपा के लोग लड़ते थे। जदयू भी साथ देता था, जदयू की सीटों पर वो मजबूत थे, भाजपा साथ देती थी। सीटों को जो चेंज हुआ तो उसमें रिएक्शन हो गया, स्वाभाविक था वो। तो जिसके चलते कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा और वो उनको एहसास हुआ कि नहीं, ये सब गड़बड़ हुआ है, इसीलिए वो लोग क्या बोलते हैं, उदासीन हो गए, जिसके चलते हमारा रिजल्ट खराब हुआ। और थोड़ी बहुत कुछ न कुछ तो रहा, क्योंकि आप देखिए जो एनडीए 7 सीट हारी, 9 सीट हारी, जिसमें 7 सीट तो हमारे यहाँ से हारे हैं, 5 तो भारतीय जनता पार्टी भी हार गई। पटना से लेके बक्सर, सासाराम, औरंगाबाद, है, काराकाट भी हारे, और आपके ये जहानाबाद भी हारे। तो ये एक कमज़ोर कड़ी लग रहा था, लेकिन कमज़ोर है नहीं। इसीलिए अब पार्टी सर्वे करके विचार कर रही है, क्योंकि देखिए जो जातीय जनगणना हुआ, कास्ट सिस्टम कोई आज का तो नहीं है, देखिए कि सच्चाई है, लेकिन जातीय जनगणना के बाद हुआ क्या है कि सबकी अपनी अपनी उम्मीदें बढ़ गई हैं, महत्वाकांक्षा भी बढ़ गया है, अपेक्षा भी बढ़ गई है। अब सब लोग लोहिया जी वाली बात करने लगे हैं, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। तो भागीदारी भाई अब पॉलिटिकली क्या है, बहुत समाज जो था पॉलिटिकली आता ही नहीं था, राजनीति में था नहीं। और समाज जो है अपना एक चेहरा देखता है राजनीति में। जैसे आपको एक उदाहरण दूंगा, आपको आश्चर्य लगेगा। हम हर बार बोलते हैं कि कांग्रेस आखिर 60 साल राज क्यों की, इसको समझने की जरूरत है। देखिए, कांग्रेस को सारे लोग वोट क्यों देते हैं, उस समय भी जातीय समीकरण समझने की जरूरत है। कांग्रेस में श्री बाबू भूमिहारों के सबसे बड़े नेता, एन सिन्हा राजपूतों के सबसे बड़े नेता मानते थे, ललित नारायण मिश्रा, आपके बाबू जगजीवन राम, उनको तो बाबूजी ही बोलता था लोग, अब्दुल गफूर, उसमें आप चले जाइए शेरे बिहार राम सिंह यादव, सीताराम केसरी। तो जितने स्टॉलवर्ट थे, नेहरू जी, इंदिरा जी तो मंच पर एक ही रहते थे ना, प्रधानमंत्री, लेकिन देखते थे कि सारा हमारा तो स्टॉलवर्ट, हमारा नेता तो इसी मंच पे है। तो समाज के सभी वर्ग इसलिए जुड़े हुए थे। आज वो नहीं है, हर पार्टियां बटी हुई है, वो इस जात की पार्टी हो गई, उस जात की पार्टी हो गई, और कोई राष्ट्रीय पार्टी है या नेशनल पार्टी है या प्रदेश की पार्टी है, तो प्रदेश की पार्टी में अमुक नेता हैं, उनकी पार्टी हो गई। सब जगह रीजनल पार्टी हो गई, साउथ में जाएगी तो उनकी पार्टी हो गई, कोई कम्मा की पार्टी हो गई, कोई कापू की पार्टी हो गई, कोई रेड्डी की पार्टी हो गई। इस तरह से वही आपके यहाँ भी है। आपकी पार्टी में तो किसी भी जात का कोई बड़ा नेता बचा ही नहीं। आप जैसे चौरसिया समाज के बड़े नेता के रूप में उभरे तो आपका पर ही काट दिया गया, पार्टी ने ही काट दिया, आपको तो चुनाव भी नहीं लड़ने दिया। देखिए क्या है कि ये पार्टी का सिस्टम है, वो अलग विषय है। सवाल यहाँ नहीं है कि किस जाति के हैं। ऐसा नहीं है कि आप राजपूत जाति के हैं, आप कुछ नहीं करते तो आपको समाज नेता मान लिया। ये नहीं भूलना चाहिए आपको कि हम जो नेता बने, हम तो पढ़ने गए थे भाई जेएनयू में, हम कौन सा राजनीति करते थे ना, मेरा परिवार राजनीति में था। हम तो गरीब घर के एक किसान के बेटे थे, हमारे फादर मदर अनपढ़ थे,
हम लोग तो किसी तरह पढ़ने में इतने से तो आ गए, चले गए जेल, मेहनत करके आपने अपनी अलग पहचान बनाई ना। जेएनयू चले गए। तो 30 साल पार्टी में काम करने के बाद 88 से ले गए अभी तक 30-35 साल, तब हम नेता बने, पार्टी ने हमको तराशा, नेता बना। लेकिन हुआ क्या बिहार की राजनीति में क्या है कि जब तक आप उसमें फिट नहीं बैठिएगा, अब देखिए, अब नीतीश जी ने जो सर्वे कराया, अब 36-37% ईबीसी का मामला है, अब 37% ईबीसी हो गया, बाकी जातियां भी हो गई। तो अब वो नेता देखने लगा कि अरे हमारा तो कोई नेता ही नहीं है, हर राज दूसरे लोग कर रहे हैं, वोट हमारा है और हमारे नेताओं को साइड किया हुआ है, और किसी नेता को नाम के लिए बनाना भी है तो वैसे आदमी को बना दो जो मुंह भी नहीं खोल सकता, समाज के लिए लड़ भी ना सकता, समाज के लिए लड़ भी नहीं सकता, विकास की बात भी नहीं कर सकता, हाँ, बिना रीढ़ के हड्डी वाले को बना दो। तो ये जो परंपरा है ना, ये गलत है, समाज के लिए भी, प्रदेश के लिए भी और देश के लिए भी। देखिए, आप देखे हैं बिहार से कितने सक्षम लोग मंत्री हुआ करते थे, चाहे प्रदेश में, यहाँ एक पहचान होती थी, उनकी सोच थी, काम था। आजकल मुझे देखिए, मैं कहने में कोई गुरेज नहीं है, मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि कोई समझने को क्यों नहीं तैयार है। एक मूवी आई थी, आपने देखा होगा कि मुहब्बत अब तिजारत बन गई है। तिजारत मतलब होता है व्यापार। अब हम कहते हैं कि राजनीति अब तिजारत बन गई है। राजनीति को उस तरफ जब मुड़ी है ना, उसका खामियाजा बिहार को भुगतना पड़ा है। बिहार आज भी क्यों निचले पायदान पर खड़ा है, इतने विकास के बाद भी नीतीश जी के एनडीए के राज में। देखिए, तो आपको मानना पड़ेगा कि जो बिहार की परिस्थिति पहले थी, आतंक का जो माहौल था, यहाँ अपहरण का इंडस्ट्री चल रहा था, सड़कों में गड्ढा था, तो एनडीए सरकार आने के बाद 20 साल से तो नीतीश जी का मानना पड़ेगा कि सड़कें देश के किसी भी राज्य से बिहार की सड़कें अच्छी हो गई है। किसी भी राज्य से बिजली के बारे में भी बिहार बहुत अच्छा हो गया है। लेकिन चाहिए क्या इसके आगे चाहिए था, जो हम पहली बार 2000 में जीत के तो हम विधानसभा में उठाए थे, उस समय तो हैदराबाद डेवलप भी नहीं था। देखिए, बिहार के बच्चे आईटी इंडस्ट्री हो, टेक्निकली मजबूत हैं, आईएएस आईपीएस तो बनते ही है, आजकल आईटी का जमाना है। अमेरिका में चले जाइए, सब बिहारी मिलेंगे। नहीं, डिफेंस में चले जाइए, आईटी में चले जाइए, हर जगह बिहारी। हाँ, चाहे ये कौन पे फेसबुक के यहाँ चले जाइए, सब बिहार के लोग मैक्सिमम मिलेंगे। आईटी इंडस्ट्री में चले जाइए, बेंगलोर में चले जाइए, आप यहाँ चले जाइए, हैदराबाद, अब लगता ही नहीं कि हम हैदराबाद में हैं और तेलुगु बोलने वालों के बीच में है, लगता है कि हम तो अपने बिहार में आ गए। मैं उस समय बोला था, वो इंडस्ट्री हमारे यहाँ खुलनी चाहिए थी, पटना में, सासाराम में, पूर्णिया में, मुजफ्फरपुर में आईटी हब खुलने चाहिए था, क्योंकि हमारे बच्चे जब यहाँ रहते तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू अगर कहीं से आता है विदेशी तो आईटी के थ्रू आता है। बिहार आज तरक्की होता, डेवलपमेंट के रास्ते पर होता, तो वो शांति व्यवस्था यहाँ कायम थी, ये हो सकता था, लेकिन उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। एजुकेशन में भी देख लीजिए, एजुकेशन को हायर लेवल तक ले जाने की ज़रूरत थी, जो पहले था, लेकिन आज गिरावट आई है, कहने में कोई गुरेज नहीं है। जो हम स्कूलों में देख रहे हैं, हम जिस स्कूल से पढ़ करके जेएनयू तक पहुँचे, आपको आज मैं बता रहा हूँ, अब उस स्कूल से पढ़ के कोई चपरासी नहीं बन रहा सर, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। हर आदमी ट्यूशन पर डिपेंडेंट है, हर बच्चा दिल्ली जा रहा है आईएएस की कोचिंग करने के लिए, पटना आ रहा है कोचिंग करने के लिए। पटना हब हुआ करता था, आज कोटा हब हो गया। मुझे कोई आश्चर्य हो रहा है, अरे पटना के जो टीचर थे और जो पटना की पहचान थी शिक्षा में, आज वो कोटा चला गया, बाहर चला गया, क्या हो गया? इस पर सोचने की जरूरत है, इसको रिस्टोर करने की जरूरत है। बिहार का स्वाभिमान इससे जुड़ा हुआ है। लेकिन बिहार बीजेपी, देखिए आज की तारीख में बिना ईबीसी के कोई सत्ता में नहीं आ सकता। ईबीसी की सबसे ज़्यादा आबादी है, फिर भी ईबीसी के नेता को आगे बीजेपी भी तो नहीं बढ़ा रही है। देखिए, ईबीसी के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है? एक तो नेता नहीं बढ़ा रहा है, क्योंकि उसके बड़े नेता हैं नहीं, जो हैं वो किसी भी पार्टी में बड़ा नहीं होता है। आप ही बड़े नेता थे। नहीं, एक जमाने में तो बीजेपी के बड़े नेता थे ईबीसी के। आप मैं बहुत किसी भी पार्टी में साइड किया हुआ है, वो समाज को खलता है। और आज मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे तो घूमते हैं तो ये पता चलता है कि समाज के सब लोग, हमसे तो खैर किसी को नहीं, तब मैंने निष्कर्ष निकाला कि ईबीसी के नेताओं से समाज के किसी भी वर्ग को कोई एलर्जी नहीं है, क्योंकि वो दबंग होते ही नहीं है, वो सबसे मिलनसार होते हैं। न तो उसमें फॉरवर्ड के लोगों को दिक्कत है, न दलित समाज के लोगों को दिक्कत है, किसी को दिक्कत नहीं है। और लगता है मुझे कभी कभी कि कहीं कोई ईबीसी का एक शक्तिशाली नेता पेश कर दिया तो किसी की गठबंधन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी समाज में, कोई भी पार्टी हो, क्योंकि आज ऐसी महत्वाकांक्षा जग गई है लोगों की
ऐसी अपेक्षाएं हैं कि हमारे समाज का आदमी क्यों नहीं बनेगा। अगर ऐसा हो गया तब तो किसी को किसी के कोई पार्टी कर दे, किसी गठबंधन की, जो सारे गठबंधन फेल हो जाए। नीतीश कुमार की जरूरत नहीं पड़ेगी बीजेपी को। नहीं, मैं तो इसकी बात नहीं बोल, नीतीश कुमार को बीजेपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी को भी, कोई भी पार्टी छोटी हो या बड़ी हो, ये काम कर ले तो पूरे इक्वेशन बदल जाएगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है। तो ईबीसी को कोई भी पार्टी साध ले तो अपने बल पर सरकार बना सकती है। देखिए, और ईबीसी में भी देखिए, सबसे एक तो भाजपा के साथ प्लस पॉइंट क्या है कि ईबीसी के भी सबसे बड़े नेता भाजपा में है, माननीय प्रधानमंत्री जी भी हैं, तो उसके साथ ईबीसी जुड़ता है। लेकिन रीजनल लेवल पर भी वो अपेक्षा करता है कि हमारा नेतृत्व खड़ा हो। बिल्कुल, स्टेट लेवल पर एक चेहरा होना चाहिए, जाना चाहिए। तो आपकी बात से मैं सहमत हूं। अब देखिए पार्टी क्या करती है और कौन पार्टियां, देखिए पार्टियां बहुत हो गई, ये नहीं कि ये बात मैं जानता हूं और आप जानते हैं। हर पार्टियां इस पर विचार कर रही होगी, हर पार्टी सोच रही होगी कि हम क्या करें। तेजस्वी यादव की नजर है ईबीसी वोट बैंक पर, वो कोशिश कर रहे हैं अपने नेताओं को आगे बढ़ाने की। हर पार्टियां कर रही हैं, कांग्रेस पार्टी कर रही है, राहुल गांधी ओबीसी ईबीसी कर रहे हैं, आप देख नहीं रहे, दलित कर रहे हैं। केवल बीजेपी में थोड़ा पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है इस मामले में। नहीं, हमारा नेतृत्व सक्षम है, ऊपर लोग बैठे हैं, वो जरूर सोचते होंगे, क्योंकि जैसे आप सोच रहे हैं, हम तो ब्यूरोक्रेट से बात करो तो वो भी वही सोचते हैं, समाज के किसी वर्ग से बात करो तो वो भी सोचते हैं। हमारे साथ जो परमानेंट जुड़ा हुआ वोट है वो भी यही बात कहता है कि ये वोट इतना ज़्यादा है कि इसको हम अगर साध लें तो बीजेपी को कोई यहाँ से हरा ही नहीं सकता कभी। क्योंकि एक तो बीजेपी बड़ी पार्टी है, बीजेपी कैडर की पार्टी है। देखिए, बीजेपी कैडर की पार्टी नहीं होती, हमारे कार्यकर्ता इतने सक्षम नहीं होते, तो आज जो रैलियां प्रधानमंत्री जी की हो रही है, किसी भी प्रदेश से बड़ी रैली हम बिहार में करने के लिए सक्षम कैसे हो जाते हैं? क्योंकि हमारे कार्यकर्ता बूथ लेवल तक है। रैलियां हर जगह बड़ी होती है, लेकिन यहाँ देखिए एक सप्ताह के आदेश पे कितनी बड़ी बड़ी रैली हो जाती है। तो लोगों का है स्वाभाविक, लेकिन हर आदमी की अपेक्षा है कि हमारे समाज का आदमी आगे आए। इसमें कोई आपके जैसे कद्दावर नेता को, जिनके बारे में कहा जाता था कि आप अमित शाह, मोदी सबके दुलारे हैं, चुनाव में कैसे आपको काट दिया गया? अब देखिए, ये पार्टी का इंटरनल मामला है, कैसे ही तो हम भी नहीं बता सकते। आपका कटेगा तो आप भी नहीं बता सकते। पार्टी हुआ क्या कि वो सीट ही गठबंधन में दे दिया गया, दोनों सीट चला गया। वही सी आपको बोला ना मैं कि सीटों का जो अदला बदली हुआ ना, क्योंकि नोखा और सासाराम, नोखा में पहले बीजेपी के बैनर पर, जनसंघ के बैनर पे चुनाव चिन्ह पे कभी चुनाव हम नहीं जीते थे। वही सीट था सासाराम। सासाराम 5 बार कमल पर जीते, नोखा लगातार 4 बार कमल पर जीते, न भूतो न भविष्यति। वो सीट जब चला गया तो स्वाभाविक है उस समाज के लोगों में और भाजपा के कार्यकर्ताओं में निराशा झलक आई। और जहां आपने जेडीयू का सीट 3-4 बार जीता हुआ बीजेपी दे दी, वहां जदयू के कार्यकर्ताओं में निराशा आ गई, तो हार हुआ। तो दोनों में वो तालमेल जो बना हुआ था वो तालमेल बिगड़ गया, क्योंकि मान बहुत कम समय था। विधानसभा चुनाव में वो तालमेल ठीक होगा? अब पार्टी इस पर विचार कर रही है, सभी पार्टियां सर्वे करा रही हैं, तो उनको जरूर ये सब इन्फॉर्मेशन आया होगा। कार्यकर्ताओं से बात करते हैं तो कार्यकर्ता भी यही बोलते हैं। तो मुझे लगता है इस बार हमारा गठबंधन जो जदयू का है और बीजेपी का है, वो जरूर विचार कर रहा होगा कि जैसे पहले हम लड़ते थे। देखिए स्वाभाविक है, 25 साल से हमारा गठबंधन है। एक सीट जो जनता दल यू के 25 साल जनता दल के यू के लोगों ने उस पर काम किया, भाजपा ने सहयोग किया। मैं ये कहता सहयोग किया। जहां भाजपा का सीट था 25 सालों से 30 साल से भाजपा वहां काम कर रही है, जदयू के लोग सहयोग कर रहे हैं। अचानक जब डिस्टर्ब कीजिएगा तो पूरा पैरामीटर बदल जाता है, और वही हुआ जिसका खमियाजा हमको भुगतना पड़ा। नहीं तो आप बताइए ना, 2010 में हमारे साथ कौन थे जो 2006 जीते थे? कौन थे? हम थे, जदयू था, कोई तीसरी पार्टी थी क्या? जदयू 115 लड़ा था, जीता था। कितना लड़ा था? 142 लड़ा था। हम कितने लड़े थे? 101 लड़े थे, हम 91 जीते थे। कोई दूसरा था बीच में? स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा आप ही कोई बीच में था? अब ये पार्टी वो पार्टी, हम तो कहते हैं कि ये दोनों पार्टियां सही ढंग से लड़ी थी तो इतनी जीती थी। अब तो हमारे साथ और फोर्सेस जुट गई, तो अब तो हमको 225 प्लस कह रहे हैं। अगर सही ढंग से टिकट का बंटवारा हो, हाँ, और पोटेंशियल कैंडिडेट को दिया जाए। देखिए एक बात है, मैं इस बात से अब मैं सहमत हो गया हूँ 4-5 बार 6 बार चुनाव लड़ने के बाद कि पार्टी तो है ही, पार्टी का अपना आधार होता है, हाँ, और प्लस पॉइंट होता है, लेकिन कैंडिडेट का भी 2-4-10% से होता है। कैंडिडेट चयन में गड़बड़ी हुई, इसीलिए एनडीए को मुंह की खानी पड़ी। हाँ, इसीलिए कैंडिडेट सिलेक्शन में सबको सावधानी बदलनी पड़ेगी एनडीए को, अगर स्ट्राइक रेट हमको 80 के पार ले जाना है।
क्योंकि देखिए चुनाव में महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई है। अब एक चीज़, अब देखिए बोले नहीं बोले, हर पूरे देश का एक मानसिकता बन गया है। जो बड़े बड़े लोग हैं, ठेकेदार हैं, बिजनेसमैन हैं, जिनके पास पैसे हो गए, हाँ, कभी राजनीति में रहे नहीं रहे, वो किसी पार्टी से टिकट ले लेते हैं। अब काम करने वाले नेता को भाई पैसे के बल पर ही जीत जाएगा। अगर ऐसा होता तब तो अडानी अंबानी ही देश पर राज करता साहब। लेकिन पब्लिक को, पब्लिक में रहने वाला कार्यकर्ता चाहिए, ये ध्यान रखना पड़ेगा हर पार्टियों को। अब मैं हर पार्टियों के लिए बोल रहा हूं, ये सिस्टम अगर गलत वो अपना रहे हैं तो बाद में खामियाजा उनको भी भुगतना पड़ेगा, बिहार को भी भुगतना पड़ेगा। क्योंकि फिर आपको नेता नहीं पैदा होंगे, सामाजिक कार्यकर्ता नहीं पैदा होंगे, ठेकेदार और दलाल पैदा हो। मैक्सिमम हो रहा वही हर जगह। इससे बचना चाहिए। तो चौरसिया जी ने तो साफ दिल खोल कर बात कह दी है कि भाई ठीक है, पार्टी का बहुत रोल होता है चुनाव जीतने में और जिताने में, लेकिन उम्मीदवार, जो स्थानीय उम्मीदवार चुनाव लड़ता है, अगर वो दमदार नहीं होगा, अगर उसका जनता से सरोकार नहीं होगा और किसी को भी आप चुनाव मैदान में उतार देंगे तो जो नतीजा आप चाहते हैं वो नहीं मिलने वाला है। और पिछले विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में यही दिखाई दे चुका है मगध में।